आप सबका स्वागत है लाइफ साइंस कैफे में। आप देख रहे हो 8th क्लास की साइंस, जिसमें हम एनसीईआरटी की बुक से ही इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। ये 11th चैप्टर है 8th क्लास का, जिसका नाम है फोर्स एंड प्रेशर। तो हम फोर्स और प्रेशर के जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बनते हैं इस चैप्टर में से, वो बुक के चैप्टर को दिखा के, जो एनसीईआरटी की आपकी बुक है उसी में से मैं आपको करवाऊंगी। लेकिन उससे पहले आप ये समझ लो कि इसमें फोर्स और प्रेशर में इन शॉर्ट दिया क्या हुआ है। देखिए, जो फोर्स होता है ना, जब भी हम किसी चीज़ पे फोर्स लगाते हैं तो वो उससे क्या चेंजेस होते हैं। डायरेक्शन चेंज हो जाती है, स्पीड चेंज हो जाती है, ठीक है, और शेप भी चेंज हो जाती है। ये तीनों चीज़ों को ही इन्होंने बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करके यहाँ बताया हुआ है। जब कोई बॉल है, सपोज आ रही है आपके पास, आपने बीच में फोर्स लगा दिया तो वो बॉल क्या करेगी, टकरा के वापस चली जाएगी। ठीक है, इससे क्या हुआ, इसकी डायरेक्शन चेंज हो गई। आपने फोर्स लगा दिया, हो सकता है ये यहाँ पे 2-4 बार यहाँ पे ऐसे उछल के यहाँ पे रुक जाए, तो इससे इसकी स्पीड भी चेंज हो गई। ठीक है, उससे और क्या होता है, जैसे ही कोई बॉल है उसके आप फोर्स लगा रहे हो उसके ऊपर, तो क्या हो गया, उसकी शेप जो है वो चेंज हो जाएगी। वो इस तरह से हो सकती है। रबड़ की बॉल को आप किसी तरह से भी प्रेस करके उसकी शेप को चेंज कर सकते हो। अब देखते हैं फोर्स क्या होता है। फोर्स एक्चुअली हम जब किसी चीज़ को पुश करते हैं या पुल करते हैं तो वो फोर्स होता है। जैसे आप फ्लावर को तोड़ते हो या ओपन करते हो किसी चीज़ को, गेट को खोलते हो, किक करते हो, हिट करते हो, लिफ्ट करते हो, सब चीज़ों में फोर्स लगता है। ठीक है, जिस तरह से ये एग्जांपल दिखाए गए हैं, जैसे एक प्लेयर है, वो बॉल को वहाँ पे पकड़ रहा है, हॉकी से प्लेयर खेल रहा है और ये हाथ से पकड़ रहा है, तो इससे क्या हो रहा है, इसकी स्पीड चेंज हो रही है, इसकी जो मोमेंट है उसमें बदलाव आ रहा है। फोर्स इन शॉर्ट क्या कह सकते हैं, कोई भी पुश या कोई भी पुल है जिसको हम फोर्स कह सकते हैं। वी कैन से दैट द मोशन imparted टू द ऑब्जेक्ट वॉज ड्यू टू द एक्शन ऑफ फोर्स। जब हम किसी बॉडी को मोशन देते हैं, मूव करवाते हैं, तो हम उस पर कुछ फोर्स लगाते हैं। फोर्स किसकी वजह से होता है, एक तो कि दो चीज़ों के बीच में इंटरेक्शन की वजह से फोर्स होता है। जब दो चीज़ें इंटरेक्ट करेंगी तब फोर्स लगता है। ऐसा भी फोर्स होता है जो बिना इंटरेक्ट किए लगता है, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आप पढ़ेंगे और मैग्नेटिक फोर्स आप पढ़ेंगे, वो सारे क्या है, बिना ही कॉन्टैक्ट के। तो जो कॉन्टैक्ट इंटरेक्शन की वजह से जो फोर्स होते हैं उसको पढ़ते हैं। सॉरी, मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है। देखिए, ये जो इंसान है, गाड़ी के पास खड़ा है, ये कोई फोर्स नहीं लगा रहा, तो इसकी वजह से कोई गाड़ी थोड़ी ना मूव करेगी। गाड़ी को थोड़ी ना पता है पास में कोई बंदा खड़ा है तो चल पड़ भाई। अब दूसरी बार ये क्या कर रहा है, इसे फोर्स लगा रहा है, तो ये गाड़ी क्या कर रही है, मूव कर रही है। ठीक है, तो इस तरह से जो, अब देखिए, अब ये बैल क्या कर रहा है, ये बैल खुद को खींच रहा है, इस बंदे से दूर लेके जा रहा है। ये किसान है, ये बैल को अपने साथ ले जाने की कोशिश कर रहा है, तो दोनों क्या कर रहे हैं, अपने आप को पुश कर रहे हैं। ठीक है, ये बैल अपने आप को पुश कर रहा है अपनी तरफ, ठीक है, बंदे को भी कर रहा है, साथ में किसान को भी कर रहा है, किसान इसे पुश कर रहा है अपनी तरफ। तो क्या है, ये एक तरह से फोर्स काम कर रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि जब भी हम किसी चीज़ पे फोर्स लगाते हैं, तो हम जब लगाते हैं वो मस्कुलर फोर्स होता है, और उसके लिए हमें उस बॉडी से इंटरेक्ट करना पड़ता है, उसके पास आना पड़ता है। अब देखिए, जैसे ये दो इंसान हैं, ठीक है, ये दो बच्चे हैं, स्टूडेंट हैं, कोई लड़के हैं, जो भी, ये एक बॉक्स को यहाँ से मूव करने की कोशिश कर रहे हैं। इन दोनों ने एक साइड से फोर्स लगाया है, तो इनका फोर्स क्या कर गया, ऐड हो गया यहाँ पे। अब यहाँ पे दोनों बच्चे जो हैं अपोजिट डायरेक्शन में आ गए। इन्होंने फोर्स इस साइड से लगाया और इन्होंने इस साइड से लगाया। जब इन दोनों के फोर्स में अगर डिफरेंस हो जाए तो ये क्या करेगा, ये मूव कर जाएगा। अगर दोनों ने इक्वल फोर्स लगाया है तो ये बॉक्स यहीं पड़ा रहेगा। तो इसको मूव करने के लिए अनइक्वल फोर्स की ज़रूरत है। ये भी एक होता है रोप वाला जो गेम होता है, इसमें भी इसी तरह से बच्चे फोर्स लगाते हैं। जिनका फोर्स कम रह गया वो सारे गिर जाएंगे, है ना। तो इस तरह से समझाने के लिए बहुत सारे एग्जाम्पल दिए गए हैं। फोर्स अप्लाइड ऑन ऑब्जेक्ट इन द डायरेक्शन एड टू एन अनदर टू वन अनदर। अगर हम एक ही डायरेक्शन से फोर्स लगा रहे हैं तो सारा फोर्स क्या है, कलेक्ट होके एक साथ जो है ज़्यादा काम करेगा। अगर दोनों अपोजिट डायरेक्शन से लग रहे हैं तो वो जो नेट फोर्स होगा वो उतना होगा जितना कि उनके बीच में डिफरेंस होगा। ठीक है, सपोज आपने कम फोर्स लगाया और आपकी बहन ने, आपकी बड़ी बहन ने ज़्यादा फोर्स लगाया, तो वो ऑब्जेक्ट कितना मूव करेगा वो किस पे डिपेंड करेगा, इन दोनों के डिफरेंस पे। आपकी बहन का ज़्यादा फोर्स है, आपका कम फोर्स है, तो जितना ज़्यादा, मतलब आपका फोर्स काट के जो फोर्स बच गया उतना ही ये जो बॉक्स है ये मूव करेगा। ठीक है, तो इसका मतलब है, पहली कहना चाह रही है
कि अगर उनके बीच में ज़ीरो फोर्स है, दोनों का इक्वल फोर्स है, तो वो ज़ीरो हो जाएगा, बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगा, क्योंकि दोनों का इक्वल फोर्स है और वो बराबर है एक दूसरे के, इसलिए वो ज़ीरो है। कोई फोर्स काम नहीं करेगा उस टाइम पे। हमने देखा कि जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट पे ज़्यादा कम जितना भी फोर्स लगाते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है, उसे मैग्नीट्यूड कहते हैं। वी लर्न दैट द फोर्स कुड बी लार्जर और स्मॉलर देन द अदर। कोई भी दो फोर्स जो होते हैं वो छोटा बड़ा हो सकते हैं, कम ज़्यादा हो सकते हैं एक दूसरे से, तो वो क्या है, उसकी मैग्नीट्यूड है। एक्सप्रेस करते हैं फोर्स को किस में, मैग्नीट्यूड में। फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ मोशन। वो चीज़ें जो मैंने तीन चीज़ें आपको बताई थी वही यहाँ पे एक्सप्लेन की हुई है कि वो उसकी स्टेट ऑफ मोशन को चेंज कर सकती है। ठीक है। ऑब्जर्वेशन सजेस्ट दैट फोर्स अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट में चेंज इट्स स्पीड। अभी हमने जो ऑब्जर्वेशन देखी है उसमें हमने ये देखा है कि वो स्पीड को चेंज कर सकता है। फोर्स अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट इज इन डायरेक्शन ऑफ इट्स मोशन, द स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट इंक्रीज। अगर हम उसके मोशन की, ऑब्जेक्ट की जो मोशन है जिस डायरेक्शन में, अगर उसी साइड डायरेक्शन में फोर्स लगाते हैं तो उससे क्या हो जाएगा, स्पीड जो है बढ़ जाएगी। If the force is applied in the direction opposite to the direction of the motion, then it result in the decrease in the speed of object. अगर हम उसके opposite direction में लगाएंगे तो क्या होगा, उसकी स्पीड जो है घट जाएगी। इसमें ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं भी समझ में आता है तो सपोज आप पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है, आप दिन रात पढ़ाई कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, अगर आपको कोई बंदा ये बोलता है वेरी गुड, वेल डन, आप अच्छी पढ़ाई कर रहे हो, कंटिन्यू करो इसे, तो क्या होगा, आपको अच्छा लगेगा, आपकी स्पीड बढ़ जाएगी। मतलब वो जिस डायरेक्शन में आप जा रहे हो उसी डायरेक्शन में आपको मोटिवेट कर रहा है, तो आपकी स्पीड बढ़ जाएगी। और अगर आप पढ़ाई करते हो और आपको पढ़ के खुशी हो रही है, फिर भी सामने वाला ये बोलता है तूने करे कि क्या लिया सारा दिन से, हम देखेंगे तुम एग्जाम जब क्लियर करोगे हमें पता चल जाएगा तुमने कुछ पढ़ा है कि नहीं, या ड्रामे करते हो बुक्स लेके, तो इससे क्या होगा, आपका मोटिवेशन कम हो जाएगा, तो आपकी स्पीड जो है पढ़ने की ऑब्वियसली कम हो जाएगी। लेकिन अगर आपको फिर भी कामयाब होना है तो इग्नोर करना है इन चीज़ों को, किसी की बातों को ध्यान नहीं देना है, सिर्फ पढ़ाई करनी है। तो क्या करोगे, आप उस फोर्स के अपोजिट काम कर रहे हो, जो नेगेटिविटी आपके पास आ रही है उसके अपोजिट काम कर रहे हो, जिसकी वजह से क्या है, आपकी स्पीड कंटिन्यू रहेगी, आपको मन में अच्छा लगेगा। और ये वाला कॉन्सेप्ट भी समझ आ गया होगा आपको। ठीक है, जैसे एक बॉल है, यहाँ से बॉल मूव करती हुई आई, तो यहाँ पे बीच में बच्चे ने स्केल लगा दिए तो इसकी डायरेक्शन चेंज हो गई। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ द मूविंग बॉल चेंजेस ड्यू टू द एप्लीकेशन ऑफ द फोर्स। जब कोई बॉल मूव कर रही है तो अगर हम बीच में फोर्स लगा देते हैं तो उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है, सिंपल। चेंज इन आइदर द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट, इट्स डायरेक्शन ऑफ इट्स मोशन, और बोथ डिस्क्राइब दैट चेंज इन स्टेट ऑफ द मोशन। देखो, डायरेक्शन और स्पीड अगर चेंज हो रही है तो ये क्या डिस्क्राइब कर रही है कि उसकी स्टेट ऑफ मोशन भी चेंज हो रही है। फोर्स में ब्रिंग ए चेंज इन द स्टेट ऑफ द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। फोर्स क्या कर सकता है, उस ऑब्जेक्ट की चेंज कर रहा है मोशन को। ठीक है, मोशन को किस तरह से समझोगे, यहाँ पे देखो, स्टेट ऑफ मोशन, स्टेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिस्क्राइब्ड बाय इट्स स्पीड एंड द डायरेक्शन ऑफ मोशन। वही दो चीज़ें हैं। स्टेट ऑफ रेस्ट इज कंसिडर टू बी द स्टेट ऑफ जीरो स्पीड। ठीक है, जब आप रेस्ट की या फिर मोशन की बात करते हो ना, तो उसमें रेस्ट वाली में मोशन तो है लेकिन ज़ीरो है। ठीक है, क्योंकि वो चीज़ मूव कर सकती है, तब उसकी स्पीड बढ़ जाएगी। तो स्पीड और मोशन है, ये ही दोनों चीज़ें उसकी स्टेट को डिफाइन करती हैं। अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे भी है या मोशन में है तो हम कह सकते हैं बोथ आर इट्स स्टेट ऑफ मोशन। दोनों ही चीज़ें इसकी स्टेट ऑफ मोशन है। उसमें क्या हो जाएगा, वो मूव नहीं कर रहा तो हम ज़ीरो बोल देंगे। समझ गए। अब ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आते हैं बहुत सारे कंफ्यूज करने के लिए। एक में दिखा देंगे स्टेट ऑफ मोशन क्या है, सिर्फ स्पीड होती है स्टेट ऑफ मोशन, है ना। लेकिन आपने ये चीज़ को इग्नोर करना है, और डायरेक्शन ऑफ मोशन और स्पीड ये दोनों ही चीज़ें इसके मोशन को डिफाइन कर रही हैं। अगर स्पीड ज़ीरो है तो भी वो उसका मोशन है, उसका हिस्सा है वो। ए हैवी बॉक्स मे नॉट मूव एट ऑल इफ़ यू अप्लाई द मैक्सिमम फोर्स दैट यू कैन एक्सर्ट। कभी कभी ऐसा होता है कि हम फोर्स तो लगाते हैं लेकिन वो चीज़ मूव नहीं करती। साइंस की लैंग्वेज में अगर हम कहें तो जब हम मैक्सिमम फोर्स लगा देते हैं वो चीज़ अपनी जगह से मूव नहीं करती, तो उसको काम किया हुआ नहीं माना जाता। ठीक है, ये हमने वर्क, जो हमारा वर्क वाला था चैप्टर, उसमें किया था। फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट। फोर्स क्या करती है, किसी ऑब्जेक्ट की
शेप को भी चेंज कर सकती है। ठीक है, अब हमने जो पढ़ा उससे हमने क्या महसूस किया है वो सारा यहाँ पे कंक्लूजन दिया हुआ है। कोई भी ऑब्जेक्ट उसकी स्टेट से चेंज हो सकती है, उसकी स्पीड चेंज हो सकती है, उसकी डायरेक्शन चेंज हो सकती है, शेप चेंज हो सकती है, मे कॉज सम और ऑल ऑफ दीज इफेक्ट। कई बार मोशन क्या करता है, ये तीनों चीज़ों को भी एक साथ कर सकता है और उसमें से कुछ एक को भी कर सकता है। ठीक है, उसके बाद आता है कॉन्टैक्ट फोर्स, जो मस्कुलर फोर्स होता है ना, हम उसकी बात कर रहे हैं। कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होता है, जब हम किसी बॉडी को टच करके, है ना, उस पर फोर्स लगाते हैं, उसे मूव करते हैं, तो वो कॉन्टैक्ट फोर्स होता है। मस्कुलर फोर्स अप्लाई करते हैं जब हम उसके कॉन्टैक्ट में आते हैं ऑब्जेक्ट के, यही बात बता रखी है। फ्रिक्शन क्या होता है, फ्रिक्शन का मतलब होता है हिंदी में घर्षण। ठीक है, हिंदी वाला याद कर लो, आपको पता चल जाएगा। देखिए घर्षण होता है, सपोज आप गाड़ी को मूव कर रहे हो, ठीक है, तो आप क्या करते हो, अपनी बॉडी पार्ट्स को वहाँ पे टच नहीं करते ज़मीन पे। चलती हुई गाड़ी से, स्कूटर से, बाइक से, साइकिल से आप अपनी बॉडी पार्ट्स को उठा लेते हो ऊपर। क्यों? क्योंकि जैसे ही आपने नीचे रखा हाथ या पैर अपना, तो घर्षण होगा जिसकी वजह से आपकी स्किन उतर जाएगी। ठीक है, तो जिस साइड मोशन लग रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में ये काम करता है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब हम किसी बोट को चलाते नहीं है, या नाविक होते हैं जो चलाते नहीं है, तो वो रेस्ट की पोजीशन में आ जाती है क्योंकि उस पर फोर्स नहीं लग रहा है ना। तो फोर्स क्या है, रिस्पॉन्सिबल है चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन। और जब ये बॉडी कोई भी ऑब्जेक्ट मूव करता है तो उसमें एक फोर्स और लगता है, नेचुरली लगता है, वो फ्रिक्शन होता है। ठीक है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो होता है सरफेस के बीच में, किसी भी बॉडी के, सपोज बॉल के सरफेस के बीच में और ग्राउंड के बीच में, ठीक है, दैट ब्रिंग मूविंग बॉल टू द रेस्ट। जिसकी वजह से क्या होता है, अगर हम फोर्स लगाना बंद कर दें तो फ्रिक्शन एक टाइम पे उसे स्टेट ऑफ रेस्ट, मतलब उसको रेस्ट में लेके आ जाएगा। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑलवेज एक्ट ऑन ऑल द मूविंग ऑब्जेक्ट। हमेशा जितने मूविंग ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनके ऊपर फ्रिक्शन काम करता है। इसकी डायरेक्शन हमेशा अपोजिट होती है जिस डायरेक्शन में वो मूवमेंट हो रही होती है। ठीक है, बहुत ज़्यादा मतलब मुश्किल नहीं है ये, लेकिन इम्पोर्टेंट है, अच्छा पॉइंट है। जब बॉडी कांटेक्ट में होती है तो ही फ्रिक्शन होता है। ऐसे नहीं है कि अगर आप टायर को हवा में घुमाओगे तो फ्रिक्शन लगेगा, लगेगा, एयर की वजह से फ्रिक्शन लगेगा, लेकिन इतना नहीं जितना ज़मीन पे लगता है। ठीक है, फ्रिक्शन हमेशा होता है। नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स में कौन सा आएगा, एक मैग्नीट्यूड, फोर्स ऑफ मैग्नीट्यूड। ठीक है, सॉरी, फोर्स ऑफ मैग्नेटिक, मैग्नेटिक फोर्स जिसे कहते हैं ना, जैसे आपके चुंबक होते हैं उनके बीच में होता है। देखिए जो लाइक पोल्स होते हैं मैग्नेट के, नॉर्थ पोल साउथ पोल होता है ना, लाइक पोल हमेशा रिपेल करते हैं और अनलाइक पोल क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को। तो ये कांटेक्ट में आए बगैर ही ये काम कर देते हैं, इसलिए इसको नॉन कांटेक्ट फोर्स बोलते हैं। लाइक पोल होते हैं टू मैग्नेट्स के, हमेशा रिपेल करते हैं, और अनलाइक पोल अट्रैक्ट करते हैं। अट्रैक्शन और रिपल्शन होता है इन ऑब्जेक्ट के बीच में, ये एक दूसरे के टच में आए बगैर करते हैं। और ये एक अनदर फॉर्म है, जैसे पुश करना और पुल करना होता है। ठीक है, अपनी तरफ खींचना और अपने से दूर भेजना, यही वाली प्रोसेस इसमें हो रही है। मैग्नेट क्या करता है, किसी मैग्नेटिक बॉडी पे भी इफेक्ट करता है और किसी नॉन मैग्नेटिक बॉडी पे भी। ठीक है, सपोज आयरन की कोई नेल है, कील है कोई, जैसे लोहे की कोई भी चीज़ लगा लो आप, तो वो क्या करती है, वो मैग्नेट उसको अपनी तरफ खींचती है। तो इस तरह से बिना उसके कांटेक्ट में उसको अपनी तरफ आकर्षित करना जो होता है उसे नॉन कांटेक्ट फोर्स कहते हैं। तो मैग्नेट किस पे कर सकता है, नॉन मैग्नेटिक बॉडी पे भी और मैग्नेटिक बॉडी पे भी। ठीक है, उसके बाद देखिए एक और फोर्स आता है। जैसे हम छोटे थे, एक्सपेरिमेंट करते थे, अपनी पेंसिल को अपने बालों में रगड़ के उसे चार्ज बॉडी बना देते थे। इस तरह से जो उसमें चार्ज आ जाता है उसे चार्ज बॉडी कहते हैं। ये और दूसरा एक एग्जाम्पल है जो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है उसका। ठीक है, तो इस तरह की जो चार्ज बॉडी होती है वो किसी चीज़ को अट्रैक्ट करती है, उसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं। ठीक है, ये नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स का एग्जाम्पल है। ग्रेविटेशनल फोर्स भी एक नॉन कॉन्टैक्ट का एग्जाम्पल है। ग्रेविटेशन में क्या होता है, इसके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं और मैं आपको बताती हूँ इसको किस तरह से करना है। जब हम कोई चीज़ फेंकते हैं अपनी तरफ, सॉरी, हम आसमान की तरफ फेंकते हैं, तो वो क्या करती है, अर्थ अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है उस चीज़ को। ठीक है, तो जो न्यूटन ने देखा था कि वो एप्पल गिर रहा था, तो उसने महसूस किया कि इसमें कुछ अट्रैक्शन है अर्थ में, जिसकी वजह से वो नीचे गिर रहा है। इसी तरह से हर चीज़ जो यूनिवर्स की है वो एक दूसरे को अपनी तरफ खींचती है।
ठीक है, जो कि खिंचाव है जमीन की वजह से, इसे फोर्स ऑफ ग्रेविटी कहते हैं या सिंपल ग्रेविटी भी कह सकते हो। क्वेश्चन यहाँ से आया था, देखिए जो नेट प्रॉपर्टी होती है अर्थ की, इसे ग्रेविटी कहते हैं, ठीक है, हमारी अपनी भाषा में। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये ग्रेविटी सिर्फ उसको नहीं कहते कि अर्थ अपनी तरफ खींच रही है। यूनिवर्स में जितनी भी चीज़ें हैं, जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, छोटे बड़े, सब एक फोर्स लगाते हैं और एक दूसरे को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं, खींचते हैं वो। तो सारे ऑब्जेक्ट्स में होती है ये ग्रेविटी, समझ गए। दिस फोर्स इज नोन एज ग्रेविटेशनल फोर्स। अब बात करते हैं प्रेशर की। अब आप सोच रहे हो कि जब न्यूटन ने देखा था कि वो एप्पल नीचे की तरफ गिर रहा है, तो क्या एप्पल ने भी अर्थ को अपनी तरफ खींचा था? ज़रूर, दोनों के बीच में अट्रैक्शन था भाई, लेकिन एप्पल का फोर्स इतना था, एप्पल का अट्रैक्शन इतना था कि वो अर्थ को अपनी तरफ उठा नहीं सकता, ठीक है, क्योंकि अर्थ का मास ज़्यादा है। अब बात करते हैं प्रेशर की। जो स्ट्रॉन्ग विंड्स होती हैं, साइक्लोन होते हैं, वो अब घरों की छतों को उड़ा के ले जाते हैं। विंड और साइक्लोन होते हैं, उनके बीच में प्रेशर डिफरेंस होता है, ठीक है, जिसकी वजह से ये साइक्लोन या विंड्स चलते हैं, ठीक है, हवाएं चलती है क्योंकि उनमें प्रेशर डिफरेंस होता है। ये कील देखिए, ये कील हथौड़े से इसमें ठोक रहे हैं किसी लकड़ी के उसमें, तो क्या होता है, इस तरह से जो हम प्रेशर निकालते हैं तो वो क्या होता है, यूनिट एरिया ऑफ सरफेस, यूनिट एरिया ऑफ सरफेस पे ये काम करता है। प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया ऑन विच इट एक्ट्स। समझ गए। जैसे ही स्मॉलर एरिया होगा हमारा प्रेशर ज़्यादा लगेगा, ठीक है, तो इसलिए जो नुकीली होती है कील, उसकी वजह से कि उसका जो एरिया है वो कम हो जाए और हमारा प्रेशर जो है वो ज़्यादा नहीं लगे, ठीक है, जितना प्रेशर एरिया कम उतना प्रेशर कम, ठीक है, जितना ज़्यादा सरफेस एरिया उतना ज़्यादा प्रेशर। तो ये पूछ रखा है कि लिक्विड और गैसेस भी क्या प्रेशर एक्सर्ट करते हैं? बिल्कुल करते हैं। जब लिक्विड होते हैं वो भी, और जो गैसेस होती हैं वो भी प्रेशर को एक्सर्ट करते हैं। देखिए, जब हम लिक्विड को इस बोतल में भर देते हैं, इसमें नीचे कोई छिद्र है, उसके नीचे बलून को बांध देंगे तो वो क्या होगा, बलून में लिक्विड का प्रेशर एक्सर्ट होगा, प्रेशर डालेगा वो लिक्विड। उसी तरह से गैसेस भी होती हैं। ये सारे एग्जाम्पल ही हैं, ज़्यादा इसमें टाइम स्पेंड करने की ज़रूरत नहीं है। लिक्विड भी प्रेशर एक्सर्ट करते हैं और गैसेस भी प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, ठीक है, जिस कंटेनर में वो डाले जाते हैं तो वो एक्सर्ट करते हैं। एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, देखिए जो हवा है ना जिसमें हम रह रहे हैं, ये एक एनवलप है, एटमॉस्फेयर कहते हैं उसे। तो एक घेरा बना रखा है, हमारे चारों तरफ हवा है, तो इसी को एटमॉस्फेयर कहते हैं, और इसकी वजह से एक प्रेशर एक्सर्ट होता है एयर में, उसको एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं, ठीक है। अब देखिए, सक्कर्स होते हैं, जैसे इस तरह से चिपचिपे लेकर आते हो ना, गाड़ियों में भी शीशों में वो लगाने के लिए कवरिंग, कभी धूप आ रही होती है तो इस तरह से वो क्या होता है, ये स्टिक कर जाते हैं सरफेस पे, किसी भी सरफेस पे, शीशे के सरफेस पे, जो गाड़ी के शीशे लगे होते हैं उन पे स्टिक कर जाता है। क्यों? क्योंकि प्रेशर जो होता है ना एटमॉस्फेयर का, उसकी वजह से स्टिक करता है। तो इसमें क्वेश्चन बन जाता है, लेकिन आपको अभी इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि जब भी हम इस तरह के जो स्टिकर्स होते हैं, ये क्या करते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से ये स्टिक कर जाते हैं। अभी आपको समझ आ जाएगा। देखिए, द वेट ऑफ द एयर इन ए कॉलम ऑफ ए हाइट ऑफ एटमॉस्फेयर एंड एरिया ऑफ 10 × 10 इज लार्ज एज 1000 kg। इतना होता है ये। इसको समझने के लिए ये देखिए, यहाँ पे एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या किया, जैसे आपका वो स्टिकर है ये वाला, ठीक है, ये शक्कर है, ये क्या करेगा, ये वहाँ की एयर को निकाल देगा और वहाँ पे वैक्यूम क्रिएट कर देगा। समझ रहे हो, जहाँ पे ये चिपकेगा ना, जितने एरिया में ये चिपकेगा, वहाँ की एयर को ये निकाल देगा और वहाँ पर वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा और फिर एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से ये चिपका रहेगा। एक साइंटिस्ट थे ओटो वॉन ग्यूरिके, जर्मन के थे। 17th सेंचुरी में उन्होंने क्या किया, 2 मेटेलिक स्फीयर्स लिए, हेमिस्फीयर लिए। ये मेटल का हेमिस्फीयर है, ये वाला मेटल का हेमिस्फीयर है। इनकी डायमीटर कितनी थी, 51 सेंटीमीटर, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया कि इसमें से एयर जितनी भी थी वो सारी निकाल दी और इन दोनों को चिपका दिया। अब चिपकाने के बाद 8 घोड़े इधर इन्होंने जोड़े, 8 घोड़े इधर जोड़े और पूरा फोर्स लगवा दिया कि ये दोनों जो हैं अलग हो जाएं।
ठीक है। तो ये इतना ज़्यादा फोर्स लगाने के बाद भी ये अलग नहीं हुए, कुड नॉट बी पुल्ड अपार्ट, इनको अलग नहीं कर सकी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर बहुत ज़्यादा है भाई, इसमें एयर बिल्कुल भी नहीं है। अगर ज़रा सी भी एयर रह जाती तो ये दोनों इतने ज़ोर से नहीं चिपकते। अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से ये जो ओटो वोन ग्यूरिके थे, इन्होंने ही ये प्रूव किया था कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से वहाँ पे वैक्यूम क्रिएट होने की वजह से इनमें इतना फोर्स लगाने के बाद भी अलग नहीं हुए। तो देखिए साइंटिस्ट कहाँ कहाँ सोचते हैं, आप सोचते हो क्या इतना? तो ये वाली एक डिस्कवरी थी जो इसमें दी हुई थी इस चैप्टर में। और नेक्स्ट चैप्टर के लिए आप इंतज़ार कीजिए। और साथ में आपको अगर किसी चीज़ की तैयारी करनी है, सपोज नीट की तैयारी करनी है, तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को मैंने अच्छे से समझाया हुआ है। उसमें असर्शन और स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस भी हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस भी हैं। और बहुत अच्छे से आप एक वीडियो देखिए और उसके बाद मुझे बताइए कि आपको किस तरह के क्वेश्चन चाहिए थे, ठीक है। और बाकी ये टेट वगैरह के एग्ज़ाम में भी बहुत काम आएंगी ये वीडियो। लाइफ साइंस कैफ़े देखने के लिए धन्यवाद। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आता है तो एक लाइक ज़रूर कर देना। थैंक यू वंस अगेन।